नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर रुपौली उपचुनाव के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। बिहार में चाहे वो आरजेडी हो, जदयू या फिर बीजेपी, सबकी रातों की जो नींद है वो उड़ गई है। बड़ी बात यह है कि रुपौली के नतीजे जो जिस तरीके से सामने आए, उसके बाद बिहार में आने वाले वक्त में होने वाले 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने, इसको लेकर के भी अभी से ही माथापच्ची शुरू हो गई है। भले ही चुनावों की घोषणा नहीं हुई हो, चुनाव होने में वक्त हो, लेकिन तमाम पार्टियां अभी से जिताऊ उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं और तमाम तरह की जाति के हिसाब से या फिर जो वहाँ जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश फिलहाल से ही करने में लग गए हैं। बड़ी बात यह है कि रुपौली में किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां पे शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वो चुनाव जीत जाएंगे। बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच में लड़ाई मानी जा रही थी और वहां पर अचानक से जो पूरी बाजी है वो पलट दी शंकर सिंह ने और चुनाव जीत गए करीब 8,000 से ज्यादा वोटों से। इन तमाम खबरों के बीच में अब क्योंकि बिहार की 4 सीटें, जिसमें जीतन राम मांझी की जो इमामगंज सीट है वो खाली हुई है, तरारी सीट खाली हुई है, जहानाबाद सीट खाली हुई है और रामगढ़ सीट खाली हुई, तो कुल जो 4 सीटें हैं वो इसलिए खाली हुई है क्योंकि इन सीटों पर जो है वो अब जो है जो तमाम विधायक थे वो जीत करके सांसद बन गए हैं। 4 में से 3 जो थी वो महागठबंधन के हिस्से में थी, 2 आरजेडी के पास और 1 लेफ्ट के पास, और 1 जो बची हुई सीट थी यानी कि जीतन राम मांझी वो अपनी पार्टी के विधायक के तौर पर थे। तो यहाँ पर चुनाव होंगे, चुनाव कब होंगे ये बहुत साफ नहीं है। चुनाव आयोग तारीखों का पर मंथन कर रहा है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे सितंबर के पहले, उसी वक्त में इन सीटों पर भी उपचुनाव हो सकते हैं, जिसको बिहार का सबसे बड़ा सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अब सीधे जो है वो विधानसभा के चुनाव होंगे 25 में, वक्त पर अगर सब कुछ होता है तो। इन तमाम खबरों के बीच में तमाम तरह की मगजमारी चल रही है, सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। कौन किस पर भारी होगा, क्या दिख रहा है और रुपौली ने किस तरीके से सबको एक तरीके से कहेंगे तनाव में डाल दिया। हमारे साथ बात करने के लिए देवांशु मौजूद है, जो कि पूरी रिपोर्ट लेकर के हाजिर हुए हैं आपके लिए। देवांशु, रुपौली में जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद तमाम पार्टी, चाहे वो तेजस्वी यादव की आरजेडी हो या फिर कांग्रेस जो है वो मीटिंग कर रही है, बीजेपी या जदयू हो, सबकी रातों की नींद उड़ गई है और अब लोग जो है अभी से रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन उपचुनाव में एनडीए पिटता है या फिर महागठबंधन पिटता है, जो पिटेगा उसके लिए एक नैरेटिव सेट हो जाएगा 25 के लिए। तो किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी आरजेडी की तरफ से भी है, जेडीयू की तरफ से भी है और बीजेपी की तरफ से भी। बीजेपी ने बाज़ाब्ता 2 दिन पहले, यानी कि आज तारीख है 15 जुलाई और 13 जुलाई को बीजेपी कार्यालय में मीटिंग भी जो है वो की गई थी और मीटिंग में कहीं ना कहीं ये रणनीति तय की गई किस तरीके से जो है वो चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए। जेडीयू के खेमे की बात करें तो बीते 12 जुलाई को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा। अगर उपचुनाव के लिहाज से बात करें तो तरारी में जो उपचुनाव होने उसको लिहाज से, कि तरारी के पूर्व विधायक सुनील पांडे जो है एक अन्य मार्ग पहुंचते हैं और तकरीबन 15-20 मिनट जो है उनकी मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार से होती है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये हम आगे बताएंगे, लेकिन 4 सीटों पर रोहित उपचुनाव होने हैं और सबसे पहले हम विधानसभा वाइज बताएंगे कि क्या 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 होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं बेलागंज से। आप अगर आपके पास आंकड़े अवेलेबल हों तो बेलागंज साल 2020 में जब चुनाव हुए थे तो क्या हुआ था रोहित? वहां पर सुरेंद्र यादव जीत कर के आए थे, बड़े कद्दावर हैं, सांसद बन गए हैं, आरजेडी से आते हैं और उस इलाके में बड़ी धाक रहती है उनकी। पिछले जब 19 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो वो चुनाव हार गए थे और बहुत कम वोटों के मार्जिन से, और चंद्रवंशी चुनाव जीत गए थे। इस बार उनके खिलाफ बहुत गुस्सा था वहाँ पे, ये चुनाव फिर से लड़ रहे थे वहाँ पर। अरुण कुमार जो है इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे थे और 3 की तिकड़ी में जो है ये शानदार तरीके से जीत करके अब लोकसभा के सदस्य बन गए हैं। जब बात करें 20 के विधानसभा चुनाव में तो यहाँ पर जदयू की तरफ से अभय कुशवाहा जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और वो अब सांसद हो गए आरजेडी से। देखिए, बड़ा संयोग है कि 2 जो बिल्कुल जिनके बीच में सीधा मुकाबला था वो दोनों अब सांसद हैं 2 अलग अलग लोकसभा सीट से। सुरेंद्र यादव जो हैं वो जहानाबाद के सांसद अब हो गए हैं। तो सुरेंद्र यादव जो हैं उनको यहाँ पर करीब जो है 79,708 वोट आए थे। अभय कुशवाहा जो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे जदयू से, उनको 55,745 वोट आए थे। और रामाश्रय शर्मा लोजपा के थे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी यहाँ भी चुनाव लड़ रही थी और वहाँ पर उनको 12,005 वोट आए थे। अगर
चिराग पासवान उस वक्त अभय कुशवाहा के साथ यानी जदयू के साथ होते तो सुरेंद्र यादव की जीत इतनी आसान नहीं होती वहां पे कम से कम, लेकिन सुरेंद्र यादव वहां चुनाव जीत गए थे, अब सांसद हो गए। हाँ, तो सांसद हो गए, उपचुनाव हो रहे हैं। हाँ, इस बार मुझे देखिए ये सीट जो है, जो जानकारी हमारे पास सोर्सेस के हिसाब से आ रही, इस बार भी जब उपचुनाव होंगे ये सीट जेडीयू के खाते में ही जाएगी और नया उम्मीदवार जो है वो जेडीयू की तरफ से जो है इस बार होगा, क्योंकि जो पुराने उम्मीदवार थे वो तो अब विरोधी खेमे के सांसद जो हैं वो बन गए। सवाल ये कि 4 सीटों पर चुनाव होंगे और 3 सीटों पर पिछली बार यानी कि साल 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने भी हाथ 4 में से 3 सीटों पर आजमाया था, बेलागंज, इमामगंज में और तरारी में। ठीक है, तरारी वाले में तो अच्छा खासा सेकंड रनर पे में थे। तो क्या इस बार लोजपा 4 में से एक आध पर दावेदारी करेगी? तो मुझे इस हिसाब से जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि लोजपा इस बार साइलेंट मोड में रहेगी, कोई दावेदारी नहीं पेश करेगी, यानी कि जेडीयू ही चुनाव एनडीए से लड़ेगी या तो फिर बीजेपी लड़ेगी। तो बेलागंज सीट जो है वो जेडीयू इस बार चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक पार्टी के अंदर ये फैसला नहीं हुआ, क्योंकि वक्त है, चुनाव आयोग ने भी ये तय नहीं किया कब होंगे चुनाव। अच्छे उम्मीदवारों की खोजबीन जो है वो शुरू हो गई है जेडीयू की तरफ से। अब चलते हैं इमामगंज सीट खाली हुई है। जीतन राम मांझी जो है वो विधायक से सांसद बन गए हैं और सांसद से केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। सो ये सीट खाली हो गई। इमामगंज से विधायक थे जीतन राम मांझी। इमामगंज विधानसभा में साल 2020 में क्या हुआ था वो रोहित बताएंगे। देखिए, तो इमामगंज की कहानी कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जीतन राम मांझी जो है जीत करके आए थे। 2 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था, एक पर जीते थे, एक पर हार हो गई थी उनकी। इस विधानसभा की खास करके बात करें तो जीतन राम मांझी को यहाँ पर जो है करीब 78,762 वोट आए थे और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी के तौर पर वहाँ पे आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे उदय नारायण चौधरी, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और बड़े नेता हैं बिहार में, क्योंकि ये सुरक्षित सीट है। तो यहाँ पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर इनको 62,728 वोट आए थे। जीत हार का अंतर जो था वो 16,034 वोट का था और 3 नंबर पर यहाँ पर शोभा सिन्हा थी, जो कि 14,197 वोट उनको आए थे। अगर जीतन राम मांझी की और चिराग पासवान को अगर जोड़ दें तो ये मार्जिन जो है बढ़कर के करीब करीब हो जाता है यहाँ पर करीब 30,000 वोटों का। तो यहाँ पर क्योंकि जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे थे, पिछले बार जीत करके आए, अब केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव जीत गया सीट से और वो भी सुरक्षित सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो यहाँ पर क्या लगता है, मतलब? हाँ, देखिए यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि इमामगंज सीट पर जो है वो पिछली दफ़ा एनडीए में ही थे, इस बार भी एनडीए में है और जीतन राम मांझी अगर देखिए यहाँ पर अगर टैली देखें 2020 को, अगर लोजपा अगर चुनाव नहीं लड़ती तो समझिए कि क्या मतलब कि अगर 2000 का ही अंतर से जीते हैं एक तरह से अगर आप कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वजह से अच्छा खासा डैमेज जो है वो हुआ है। इमामगंज सीट पर इस बार कहा जा रहा है कि हम पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और जीतन राम मांझी किसी अपने करीबी या परिवार के किसी अन्य सदस्य को विधायक बनाने की सोच सकते हैं। ये चर्चा जो है वो पॉलिटिकल कॉरिडोर में हो रही है। हालांकि जीतन राम मांझी ने भी अंदरूनी तौर पर ये फाइनलाइज नहीं किया है या कहें कि जीतन राम मांझी ने अपने किसी करीबी को ये बताया नहीं कि कौन उतरने जा रहा है, ये अभी तक का अपडेट है। ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम पार्टी, देखिए सबसे पहले तो सीटों का बंटवारा कौन एनडीए में कौन सी सीटें कौन लड़ेगा, तो ये बात है। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी ये सीट नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि अब पूरे बिहार में घूम जाइए तो यही एक थोड़ा सा बेल्ट है जहाँ पर जीतन राम मांझी हैं। अगर इमामगंज जहाँ से खुद जीतन राम मांझी जो है वो जीते हों 16,000 वोट से, अगर लोजपा यहाँ पर अगर नई चुनाव लड़ रही होती तो और मार्जिन जो है वो 30,000 होता। तो ऐसी सीट से कभी भी नहीं चाहेंगे और अपनी दावेदारी जरूर पेश करेंगे और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी की ही सीट थी और ये प्रबल संभावना है कि जीतन राम मांझी अपने किसी परिवार के सदस्य को हो सकता है कि विधायक जो है वो बनाए। परिवार में अभी और भी सदस्य हैं जो कि विधायक बन सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं रामगढ़ सुधाकर सिंह वाला रामगढ़। एक रामगढ़ झारखंड में है और एक रामगढ़ हमारे पास यानी कि बिहार में है, बक्सर में है। यहाँ से जो है वो साल 2020 में हुआ क्या था, बहुत ही टफ फाइट हुई थी यहाँ पे। रोहित, क्या हुआ था? देखिए, फाइट इतनी टफ थी कि यहाँ पर कि जीत हार का जो अंतर था वो सिर्फ और सिर्फ 189 वोटों का था, यानी कि 189 का था। सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पर और उनके खिलाफ बीएसपी की अंबिका सिंह जो थी नंबर 2 पर थी और बीजेपी नंबर 3 पर यहाँ पे चली आई थी।
क्योंकि इस इलाके में इस खास करके इस विधानसभा में या बक्सर के कई विधानसभा में बसपा का जनाधार बड़ा स्ट्रांग है और बसपा जो है कई सीटों पर चुनाव लड़ती है और वहां पर टक्कर देती है। और बक्सर में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के रोहित, वहां पे 1,14,000 वोट जो है अनिल कुमार चौधरी को आया था। हाँ, वही जो बसपा से चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि 1 लाख वोट जो है उसे बसपा का वहां पे अपना कैडर वोट है। वहां पे रामगढ़ उसमें गढ़ है, मतलब बसपा का भी रामगढ़ जो है बड़ा स्ट्रांग होल्ड का एरिया है। बसपा जो है बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती की पार्टी है उत्तर प्रदेश की, और क्योंकि बक्सर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है तो यहाँ पे बड़ा प्रभाव रहा है। यहाँ पे सुधाकर सिंह को पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उनको 58,083 वोट आए थे। नंबर 2 पर अंबिका सिंह थी जो कि बसपा से थी, वहां पर उनको 57,894 वोट उनको आए थे। और बीजेपी के अशोक सिंह चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पर, इनको 56,084 वोट यहाँ पर आए थे। सुधाकर सिंह सांसद बन गए हैं। नीतीश कुमार के जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उसमें कृषि मंत्री बनाए गए थे और बनते ही नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा ले लिया था या इस्तीफा कराया गया था उनका, और उसके बाद भी वो चुप नहीं रहे थे, लगातार बोल रहे थे। और बक्सर में जो है मिथिलेश तिवारी बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई में जो है यहाँ पर इनको एज मिला और वो चुनाव जीत करके अब सांसद हो गए हैं। क्या होगा जब उपचुनाव होंगे बक्सर में? ये रामगढ़ में जो चुनाव होंगे ये तय मानिए, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है और बीजेपी के अंदर के खेमे से ये चर्चा है कि अशोक सिंह फिर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और बीजेपी के हिस्से में ये सीट जाएगी। वन लाइनर जवाब था, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अशोक सिंह ये लगभग तय है कि फिर से विधायक का चुनाव जो है वो बीजेपी के टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। अब चलते हैं तरारी। तरारी में जो है वो क्या होने जा रहा है? देखिए, तरारी में का डेवलपमेंट ये है रोहित कि बीते 12 जुलाई को जो है सीएम नीतीश कुमार से सुनील पांडे ने एक अन्य मार्ग में मुलाकात जो है वो की थी। पहले भी सुनील पांडे जो है वो जदयू के विधायक जो है वो रह चुके थे। पार्टी में अनबन हुआ, नाराजगी हुई, पार्टी छोड़ते हैं, फिर जो है वो लोजपा ज्वाइन करते हैं। फिर जब पार्टी 2 खेमे में बढ़ती है तो फिर पशुपति पालक से खेमे में चले जाते हैं सुनील पांडे। कहानी इससे इतर भी है कि फिर साल 2020 के चुनाव में जो है वो निर्दलीय जो है वो सुनील पांडे लड़ते हैं। तो सबसे पहले हम रोहित से पूछेंगे, रोहित क्या हुआ था 2020 में वहाँ? देखिए, हुआ कुछ ऐसे था 20 में कि यहाँ पर सुदामा प्रसाद जो कि CPI-ML के हैं और अब सांसद हो गए विधायक से, उस इलाके में लेफ्ट का गढ़ है और वहाँ पे लड़ाई लेफ्ट वर्सेस सवर्ण के बीच में रहती है हमेशा। तरारी का कम से कम यही मिजाज रहा है। सुनील पांडे जो है उस इलाके से लगातार जीतते रहे, लेकिन बाद के वक्त में वहाँ पर CPI-ML ने वापसी की वहाँ पर, और सुदामा प्रसाद ने चुनाव जीता 2020 का। उनको वहाँ पे 75,945 वोट आए थे और सुनील पांडे जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय थे। हाँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे वहाँ पे, और क्योंकि अब जदयू लोजपा से चुनाव लड़ते रहे सुनील पांडे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहाँ पे थे और वहाँ पे उनको 62,930 वोट आए थे, यानी कि इनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है इस इलाके में, मतलब इनके खुद के चेहरे का स्ट्रांग होल्ड है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर दफा विधायक रह चुके हैं और मतलब कि अगर वो सुनील पांडे यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जदयू, जैसे जो खबरें आ रही हैं, जैसा कि आप बता भी रही, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है उनकी, और जदयू से चुनाव लड़ते हैं वो, तो वहाँ पर उनके पास एक पार्टी का जो कोर वोटर होता है वो भी होगा उनके साथ में, और जो उनका पर्सनल इमेज है उनका जो है वो उस वहाँ पे काम करेगा। बीजेपी के यहाँ पे क्योंकि पिछली बार यहाँ पर जदयू ने बहुत खेल किया था कि नीतीश कुमार की पार्टी ने ये जो सीट है वो बीजेपी को दे दी थी, और बीजेपी पहली बार वहाँ चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी के कैलाश विद्यार्थी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे और बस 13,833 वोट उनको आए थे। अब देखिए यहाँ पर अगर इस दोनों को जोड़ते हैं दिवांशु, मतलब कि निर्दलीय सुनील पांडे का कुल जो वोट उनको आए और जो बीजेपी ने वहाँ पे वोट लाए, जदयू का वोट यहाँ पे माइनस कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जदयू का वोट सुनील पांडे को चला गया था। तो यहाँ पर अगर इनको जोड़ते हैं तो सुदामा प्रसाद कहीं टिकते नहीं है, लेकिन क्योंकि सुदामा प्रसाद को जीत वहाँ पे इसलिए हुई कि वहाँ पर सुनील पांडे निर्दलीय थे, कोई पार्टी का सहारा नहीं था उनके साथ में, और बीजेपी का जो प्रत्याशी था, पहली बार बीजेपी लड़ रही थी, तो वहाँ के लोग स्वीकार करने को बीजेपी को तैयार नहीं थे। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है यहाँ पर RK सिंह बड़े कद्दावर मंत्री रहे मोदी कैबिनेट में, वो चुनाव हार गए हैं और उनको हराने वाले ये सुदामा प्रसाद है। कोई एग्रेसिव कैंपेन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि जो RK सिंह थे उनके खिलाफ इतना गुस्सा था स्थानीय लोगों में कि आरोप ये था कि वो आज भी अपने आप को उस अधिकारी वाले ऑरा से बाहर निकाल नहीं पाए थे और वो बिल्कुल अधिकारी की तरह लोगों को ट्रीट करते थे, ना लोगों से मिलते थे, तमाम तरह की चीज़ें थी, वो बात की बात है। लेकिन इन चीज़ों की वजह से इनको जो है चुनाव हारे। सुदामा प्रसाद ने कमाल किया वहाँ पे, वो जीत गए, और अब सुदामा प्रसाद क्योंकि यहाँ से सांसद हो गए हैं आपको आरा सीट से, तो यहाँ पर
सुनील पांडे का तो लगभग तय माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ेंगे, जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे, ये लगभग तय है। और यूं ही कोई सीएम नीतीश कुमार से मिलता नहीं है, और खासकर जब कोई उनका विरोधी हो जाता है और कुछ साल बाद उनसे मिलने जाए तो समझिए कि अब वो विरोधी नहीं रहा नहीं। बिल्कुल। ठीक है। और ये जब 2020 का टैली दिखाते, इसमें एक चीज और जोड़ेंगे कि ये जो चुनाव हुए थे ना, तो चिराग पासवान की पार्टी में ही थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार था तो चिराग ने इनको लड़ाया नहीं, तो फिर ये पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़ते हैं। फिर चुनाव लड़ने के बाद नतीजा आता है, फिर ये पार्टी में आ जाते हैं। फिर जब पार्टी दो खेमों में लोचपा यानी होती है, तो फिर ये पशुपति पारस वाले साइड में चले जाते हैं। और ये लगभग तय है कि जेडीयू जो है वो चुनाव तरारी में लड़ेगी। अब तो ये बात एनडीए के खेमे से हो गई, और जल्दी जल्दी में हम चारों विधानसभा में अब आरजेडी वाले खेमे के से बात कर लेते हैं। बेलागंज, पिछली बार तो सुरेंद्र यादव ने लड़ा, इस बार कौन लड़ेगा? तो जाहिर तौर पर जो शैली में तेजस्वी यादव काम करना चाहते हैं, लग रहा है कि बेलागंज में नया युवा चेहरा को तेजस्वी यादव मौका देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो भी चेहरा होगा वो सुरेंद्र यादव की मर्जी से होगा, और हो सकता है कि सुरेंद्र यादव के परिवार के किसी से ही होगा। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है। इमामगंज में अगर आरजेडी से बात करें, उदय नारायण चौधरी जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने इमामगंज से चुनाव जो है वो लड़ा था आरजेडी के टिकट पर। आज हमने उनसे जानना चाहा फोन पर तो कि आप मन बना रहे हैं चुनाव लड़ने का, तो उन्होंने फोन पे कहा कि हम अभी क्यों बताएं, क्योंकि वो पुराने नेता हैं और लंबे मंझे हुए नेता हैं, उनको पता है कब कैसे कहां बात करनी है, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। लेकिन अगर चाहे चुनाव लड़ना तो तेजस्वी यादव, मुझे नहीं लगता है कि उदय नारायण चौधरी को मना उपचुनाव है तो उपचुनाव है तो आप मौका दे सकते हैं। अब रामगढ़ की अगर बात करें तो रामगढ़ में सुधाकर सिंह की वजह से यह सीट खाली हुई, और कहा जा रहा है कि रामगढ़ में सुधाकर सिंह के भाई चुनाव लड़ सकते हैं, छोड़ के फिर से आरजेडी में आए। इसलिए ही आरजेडी में आए क्योंकि इनको यहाँ इधर से चुनाव लड़ना। तो इस प्रबल संभावना होने को, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी वक्त है। गोटी जिसके नाम की सेट हो चुकी है, पता चला है कि बाद में उसके नाम से वो सेट जो है वो अनसेट हो जाता है, तो ये अलग बात है। लेकिन अभी के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से यही सीन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे, और ये कितना मायने रखेगा? जाते जाते एक सवाल हम आपसे कर लेते रोहित, कितना मायने रखेगा? क्योंकि जो साल 2025 में देखिए ये जो उपचुनाव हुआ रुपौली में, उसमें कहीं ना कहीं कई मिथ जो हैं वो टूटते हुए दिख गए। इसलिए जो नेताओं की जो नींद है वो हराम, एक तरह से आप कह सकते हैं हराम कर देने वाली ये जो रिजल्ट रहे। अगर चारों विधानसभा के नतीजे अगर सरप्राइजिंग रहे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी दिक्कत होगी, नीतीश को भी दिक्कत होगी, और बीजेपी को भी दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी कि रुपौली के नतीजे ने ये बता दिया कि मुसलमान जो है वो आरजेडी को वोट करेगा, ये जरूरी नहीं है। और इस चुनाव ने ये भी बता दिया कि लव कुश वाला जो है वो नीतीश कुमार को ही वोट करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो क्या ये 4 विधानसभा में जो चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है विधानसभा के लिहाज से? देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो नतीजे आएंगे इसमें, क्योंकि मुकेश सहनी तो कह रहे थे कि भाई रुपौली में ही सेमीफाइनल है, और क्या भद पिट गई वहाँ पे महागठबंधन की, वो सब जान रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि 4 जो सीटें हैं, और क्योंकि एक तरीके से कहिए कि जो पूरा शाहबाद और मगध का इलाका है ये इन्वॉल्व है इसमें, तो मतलब बक्सर शुरू करते हैं और आप गया तक आते हैं, ये पूरे 4 सीटें जो है लगभग इसी के बीच के अंदर की हैं। तो इसी इलाके में एनडीए को पिछले बार करारी हार हुई थी एनडीए की इस पूरे इलाके में, और एनडीए नीतीश कुमार की पार्टी खास करके जो नंबर 3 पर हुई उस इलाके की देन थी। अब क्योंकि नीतीश कुमार और पूरा एनडीए ब्लॉक चाहेगा कि एक मैसेज ज़रूर निकले यहाँ से, कि वो जो था ना कि जब लोकसभा के चुनाव आए तो नतीजे आए, पट्टा में एक पोस्टर लगा कि टाइगर अभी जिंदा है, तो एनडीए भी चाहेगा कि क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है बिहार में, चुनाव इस उपचुनाव के होने के लगभग 12 महीने के बाद बिहार में विधानसभा उपचुनाव हो रहे होंगे। अगर सितंबर को ही अगर बेस मान लें तो सितंबर, तो यानी कि अगले साल सितंबर अक्टूबर में बिहार में भी चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, तो 12 महीने एग्जैक्ट बचेंगे सरकार के पास कामकाज करने के लिए, रणनीति तय करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनावी नतीजे होंगे वो बहुत कुछ तय करेंगे। तेजस्वी का मैजिक कितना है ये भी तय होगा, क्योंकि इसमें से 4 में से 3 जो है महागठबंधन की सीटें हैं। 4 में मुझे लगता है कि 3 हाँ, गया इमामगंज छोड़ के मांझी की पार्टी, तो 3 पे तेजस्वी यादव को अगर वो नहीं जीतते हैं तो जो अभी जो पश्चिम बंगाल को लेकर कह रहे थे, मनोज झा जो कह रहे थे कि भाई 7 राज्यों में चुनाव में 13 सीटों में चुनाव में बीजेपी बस 2 जीतती 11 पे हार गई, तो फिर बिहार को लेकर यही बात होगी कि भाई हार तो यहाँ भी गए। और क्योंकि इसके साथ में कई और राज्यों में भी उपचुनाव होने हैं जहाँ जहाँ के विधायक सांसद बन गए, तो वहाँ पर जब उपचुनाव होंगे तो इसका बड़ा असर दिखेगा। और असर ये है कि
एनडीए जीतती है तो एनडीए का एक तरीके से कहें कि मनोबल बढ़ेगा, बिल्कुल। वो अपने लिए थोड़ी वोकल के प्रचार करेगी कि भाई देखिए जनता का भरोसा हमारे ऊपर है। और अगर तेजस्वी जीतते हैं 4 सीट जो है उसमें से मैक्सिमम वो जीतते हैं, तो तेजस्वी यादव बताएंगे कि नीतीश कुमार पर से जनता का भरोसा खत्म हो गया है और वो उसको भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नीतीश कुमार चारों सीट जीतते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के फेस वैल्यू को, यानी कहें कि एनडीए जीतती है चारों सीट, बूस्टर होगा बूस्टर होगा। नीतीश अगर कुमार के। तेजस्वी यादव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बल मिलेगा, हाँ। उनकी आवाज जो है और वोकल हो जाएगी। तो कुल मिला कहें कि उपचुनाव होंगे, जब भी होंगे, सिनेरियो जो है जो हमने इस वीडियो में बताया उसी के आसपास जो है वो रहने वाला है। जल्द ही इन चारों विधानसभा पर एक और वीडियो जो है वो हम बनाने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।